नमस्कार, मैं माया। आप सुन रहे हैं माया माँ की कहानियाँ। आज हम इस श्रृंखला में सुनेंगे गहरी और अच्छी नींद लाने वाली एक कहानी, जो कि पारिवारिक कहानी है। हम इस दुनिया में किसे अपना माने। परिवार के लिए सुधा ने क्या नहीं किया, अपना सारा जीवन सबको खुश करने में बिता दिया। पर जब उसे खुद सहारे की जरूरत पड़ी तो क्या कोई खड़ा हुआ उसके साथ? आइए जानते हैं ये कहानी। सुधा बहुत दिनों से राजेश में एक प्यारा सा परिवर्तन देख रही थी। धीर गंभीर रहने वाला राजेश आजकल कुछ बदला बदला लग रहा था। मुस्कुराने लगा था, कपड़ों पर भी विशेष ध्यान देने लगा था। पहले तो एक ड्रेस को 2-3 बार पहनकर ऑफिस चले जाते थे, पर अब रोज नई ड्रेस पहनते हैं। हमेशा अखबार और टीवी की खबरों में डूबा रहने वाला राजेश अब कुछ बदल सा गया है। अब राजेश बेटे द्वारा गिफ्ट किया गया सारे गामा का कारवां लेकर पुराने गाने सुनने में व्यस्त रहते हैं। सुधा भी सारी जिम्मेवारियां खत्म होने पर थोड़ी राहत महसूस कर रही है। वह सोच रही थी कि राजेश में भी बदलाव का यही कारण है। अब कहीं जाकर उन्हें फुर्सत का समय मिला है। बस सुधा को एक ही दुख था, राजेश उससे कुछ रूठे रूठे से रहते थे। वह जानती थी कि इसमें सारी गलती पति की नहीं है, पर यह भी तो उस समय पूरे घर की जिम्मेवारियों में डूबकर राजेश के मीठे प्रस्तावों को अनदेखी कर दिया करती थी। राजेश के ऑफिस जाने के बाद सुधा चाय का कप लिए सोफे पर आ बैठी। काम वाली बाई को 11 बजे आना था। चाय पीते पीते सुधा अतीत की लंबी गलियों में निकल पड़ी। 20 साल की उम्र थी। पढ़ाई लिखाई में तेज सुधा ने बस अभी बीएससी की ही थी। बीएड करने की जिद लगा रही थी। माँ ने बहुत समझाया, बेटी विवाह होने के बाद भी तुम पढ़ सकते हो। एक अच्छा लड़का मिला है जो कि सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारी लगा हुआ है। बस उनको एक घरेलू लड़की की जरूरत है। उसके पिता नहीं हैं, उनके पास काफी विरासत है। 2-3 शहर में प्लाट हैं, एक भाई है और एक ही बहन है। माँ है, भरा पूरा परिवार है। वे बस एक घरेलू लड़की चाहते हैं और तू उन्हें बहुत पसंद है। मेरा कहना मान, तू उस घर में रानी की तरह रहेगी। बीएड वहाँ जाने के बाद कर लेना। हम उन्हें सिर्फ ये शर्त रख देंगे, दान दहेज की उनकी कोई डिमांड नहीं है। बेटी इतना अच्छा घर बिना दहेज मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। सुधा की माँ ने सुधा को समझाया। सुधा के परिवार को
रिश्ता भा गया था। बस 20 साल की उम्र में सुधा दुल्हन बन राजेश के बड़े से कोठे में आ गई थी। पायल की रुनझुन रुनझुन और चूड़ियों की खनखनाट से राजेश का दिल धड़क उठा। सब ने अनुरोध करके 4 दिनों के लिए दोनों को मसूरी भी घूमने के लिए भेजा। बस उसके बाद सुधा के सिर पर जिम्मेवारियों का भारी ताज पहना दिया गया। अब पारिवारिक जिम्मेवारियों और सबको खुश रखना, बस यह 2 बातें ही सुधा के जहन में रहती थी। बाकी सब भूल गई। पूरे घर का काम उसके नाजुक कंधों पर आ गया। सास गठियावात की मरीज थी। देवर और ननद पढ़ाई पर जोर रखते थे। बस सुधा ही सारा दिन नाचती रहती थी। कभी कभी ननद का सहयोग मिल जाता तो कुछ आराम मिल जाता था, लेकिन सुधा ने जिद करके बीएड कर ली थी। रिश्तेदारों के सामने जब घर वाले सुधा की खुलकर तारीफ करते तो सुधा फूली न समाती। सास भी बहू बहू, ननद भी भाभी भाभी, देवर भी भाभी भाभी की रट लगाए रखते थे। और राजेश भी सारे दिन सुधा सुधा की आवाज़ों से कोठी गूंजती रहती थी। सुधा तो ससुराल में ऐसी रम गई कि अपने आप को ही भूल बैठी। राजेश बड़ी बेसब्री से रात को सुधा का इंतजार करते, पर सुधा को कमरे में आते आते 11 बज जाते। कभी बर्तन धोने, अगले दिन के खाने नाश्ते में क्या बनना है, दही जमाने से फुर्सत न मिलती। चिड़चिड़ा कर राजेश सो जाता, क्योंकि वो भी ऑफिस में थक हार के आता था। कभी 11 तो कभी 12 तक सुधा को फुर्सत मिल भी जाए तो वह मसाले और हींग की बांस मारते कपड़े पहने राजेश के बगल में जा लेटती। गुस्से में भरे राजेश या तो सोफा पर जा लेटते या मुंह फेर कर सो जाते। भोली और सीधी सुधा कभी ये न समझ पाई कि अपने ससुराल की कश्ती खेते खेते वह अपनी सोने सी गृहस्थी को डुबोती जा रही है। इसी दौरान भगवान ने उसकी गोद में एक बेटा दे दिया। मुश्किल से 40 दिन आराम करके फिर सुधा कोल्लू की बैल जैसे जुट गई। धीरे धीरे जिम्मेवारियां बढ़ती गई। ननद और देवर की शादी की सारी जिम्मेवारी सुधा और राजेश पर थी। वे अकेले ही कमाने वाले थे। अब देवर की नौकरी लग गई तो उसकी भी शादी कर दी। सास का देहांत हो चुका था। अब देवरानी के चाव भी सुधा को पूरे करने पड़े। वह नए जमाने की लड़की थी। सुधा जैसा ठहराव उसमें न था। घर परिवार के कामों में न तो उसे रुचि थी और न ही बहू होने के कर्तव्य का एहसास था। सुधा चुपचाप लगी रहती। देवरानी बहाना बनाकर किचन से निकल जाती। सुधा घर की बड़ी बहू
के एहसास में दबी कुछ न कहती। ननद और उसके ससुराल से आने वालों की कैसे खातिरदारी करनी है, क्या लेना देना है, सारी सिरदर्दी बस सुधा की ही थी। देवरानी तो सज धज के मेहमानों से बतियाने में मस्त रहती थी। देवर ने बड़ी होशियारी से बड़े भाई राजेश को खुद ही एक अलग प्लाट में घर बनाने के लिए मना लिया था। देवरानी अपने अलग घर में शिफ्ट हो गई। बेटा अतुल 12वीं कक्षा कर इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया था। अचानक फोन की आवाज से सुधा वर्तमान में लौटती है। उसकी भतीजी अंजू का फोन था। वह वकील थी और इसी शहर में रहती थी। इतनी भागदौड़ में सुधा समय से पहले ही बुजुर्ग लगने लगी। एक दिन राजेश के किसी खास मित्र के घर में पार्टी थी। सुधा को आग्रह किया, आने के लिए कहा। सुधा अपनी ओर से बहुत सलीके से तैयार होकर गई थी, पर चेहरा आभाहीन था। बालों में सफेदी झांकने लगी थी। वहां जाकर सबके बीच में उसे बड़ा अटपटा लगने लगा। राजेश के व्यक्तित्व के सामने वो बहुत फीकी दिख रही थी। सभी लोगों की निगाहें उस पर टिकी थी। आखिर सुधा उनके बॉस की पत्नी जो थी। कुछ महिलाओं ने तो यह कह दिया, मैडम आप अपना ध्यान नहीं रखती, इतनी छोटी उम्र में बुजुर्ग लगने लगी हो। यह सुनकर वो झेप सी गई। राजेश भी खिसियाने हो गए। उन्हें अपनी पत्नी को साथ लाने में शर्म महसूस हो रही थी। भोली सुधा सोचती, मैं तो उनके घर परिवार की सेवा ही करती रही, फिर भी मुझसे अलगाव क्यों। समय का पहिया आगे बढ़ गया था। अतुल की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वो मुंबई की एक कंपनी में नौकरी लग गया। ऑफिस के 4 दिनों की छुट्टी थी। सुधा का मन हुआ, अब बेटा भी नौकरी कर आत्मनिर्भर हो गया है, उसकी ओर से बेफिक्री हो गई है। कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। शायद राजेश को भी थोड़ा बदलाव चाहिए। बेचारे घर परिवार के कारण जीवन के वो लुत्फ नहीं उठा पाए जो उन्हें उठाना चाहिए था। देर न करते हुए उसने शाम की चाय के बाद इन छुट्टियों में अपने दोनों के घूमने की प्लानिंग बताई। राजेश कुछ देर चुप रहे, फिर ठंडे स्वर में बोले, शुक्र है तुम्हें घर परिवार से हटकर कुछ सूझा तो सही, पर माफ करना मैं बताना भूल गया। मेरा कुछ दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्रोग्राम बन चुका है। कल सवेरे मुझे निकलना है। यह सुन सुधा चुप रह गई। राजेश गोवा के लिए निकल गए। सुधा को एकाएक घर बहुत सूना सूना लगने लगा। वह ऑटो कर छोटी देवरानी के घर चली गई। छोटी देवरानी के घर की साज सज्जा देखकर हैरान रह गई। इतनी महंगी महंगी चीजों से उसने घर को सजा रखा था। उसे अपने घर की
याद आई बाबा आदम के जमाने का सोफा जो सास के समय से चला आ रहा था, पुराने समय की सजावट जिसे ठीक करने का सुधा और राजेश के सिर पर जिम्मेवारियों के बोझ के रहते न तो समय मिला और न ही उनके पास पैसा था जो कि वो कुछ बदल पाते। देवरानी किसी महारानी की तरह सज धज कर मैगजीन पढ़ रही थी। सुधा अपनी मामूली सी साड़ी की सलवटें ठीक करने लगी। उसे थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा था। सुधा एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ देवरानी से गले लग गई। देवर बाहर गए हुए थे। औपचारिक बातचीत होती रही। लंच के समय देवर भी आ गए। भाभी को अभिवादन कर भाई के बारे में पूछने लगे। सुधा ने जब दोस्तों के साथ गोवा जाने की बात कही तो वो हैरान रह गया। बोला, मैं तो भैया के सारे दोस्तों को जानता हूँ, वे सब तो यहीं हैं। अभी अभी तो मैं उनसे बाजार में मिलकर आया हूँ। पता नहीं वो कौन से दोस्त के साथ गए हैं। तभी खाना लग गया। घर में एक स्थायी नौकर था। वह सारा काम देखता था। उसने कई तरह के व्यंजन टेबल पर सजा दिए। सुधा हैरान रह गई। शाम को देवर सुधा को कार में घर छोड़ने जाने लगा तो सुधा ने मन ही मन सोचा, वह आज घर में अकेली थी। सबको पता है राजेश घर नहीं है, पर एक बार भी किसी ने मेरे को रात को रुकने के लिए नहीं कहा। निराश सी होकर सुधा गाड़ी में बैठ गई। जिस देवर को छोटे भाई की तरह रखा, वह समय के साथ कैसे बदल गया। इन लोगों के लिए मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, कोई मेरा न हुआ। घर आकर सुधा ने चाय बनाकर बैठी ही थी, तभी बेटे अतुल का फोन आ गया। कुछ नाराज सी आवाज में अतुल बोला, मम्मी पापा क्या गोवा गए हैं? सुधा ने कहा, हाँ बेटा, पापा ने मुझे एक फोन तक नहीं किया। मिलना तो दूर, और माँ वे किसके साथ वहाँ गए हैं? मेरे दोस्त मनीष ने मुझे बताया था कि पापा को वो मिला था। वो कह रहा था कि उसके साथ उनकी कोई महिला मित्र है। जब उसने पापा को दूर से अभिवादन किया तो पापा उठकर बाहर चले गए। सुधा बोली, किसी दोस्त की बीवी होगी बेटा, या टेबल शेयर किया होगा। बेटे के फोन से सुधा तनावग्रस्त हो गई। रात भर सोचती रही। दिन काटे नहीं कट रहे थे। 2 बार राजेश को फोन लगाया, पर फोन स्विच ऑफ था। अगले दिन शहर में रहने वाली भतीजी को बुला लिया। वह वकील थी, फिर भी दोपहर बाद अपना लैपटॉप लेकर आ गई। यहीं से काम करती रही, भुआ से बातचीत भी करती रही। सुधा मन ही मन बहुत टूटी हुई थी। उससे रुका नहीं गया। सुधा ने अपने मन की
दुविधा अंजू से कह सुनाई। अंजू बोली, बुआ जी, फूफा जी ऐसा कुछ करेंगे लगता तो नहीं, पर आजकल कोर्ट में ऐसे ही केस आ रहे हैं। कभी कभी शादी जैसे पवित्र बंधन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आप अपनी ऐसी हॉबी को फिर से शुरू करो। इस प्रकार खाली रहने से मन आशंकाओं से घिर जाता है। फिर भी कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद करना, मैं यहीं रहती हूँ। सुधा का मन कुछ शांत हुआ। बुआ भतीजी मिलकर बाजार गई, चाट पकौड़ी खाई। सुधा ने फिर से अपनी किताबों पर जमी धूल हटाई और सोचा, क्यों न मैं कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं। अगले दिन सवेरे अंजू चली गई। शाम तक राजेश आ पहुंचे। सुधा भरी बैठी थी। चाय देकर मौके की तलाश में बैठ गई। चाय पीकर राजेश सुस्ताने बैठे ही थे कि सुधा का रोष फूट पड़ा। बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप किन दोस्तों के साथ गोवा गए थे? अचानक राजेश बौखला गया। बोले, क्यों? मेरे हर दोस्त को तुम जानती हो, जो मैं तुम्हें बताऊं। अपना पक्ष मजबूत करने के लिए आगे बोले, तुम्हें सारे दिन किचन में रहना अच्छा लगता है, तो मैं भी घर में तुम्हारे लिए कैद हो जाऊं? सुधा आक्रोश से भरी बैठी थी। आपके दोस्त तो सारे यहीं थे, आप किसके साथ गए थे? अतुल के दोस्त ने आपको किसी महिला के साथ देखा था, वह कौन थी? पोल खुलती देख स्वर को और ऊंचा कर दिया राजेश ने, जैसे अपने आप को सही साबित कर सके। रही न कुएं की मेंढक, तुम जैसी औरतों से तो बस दाल सब्जियों के मोल भाव करवा लो। बाहर की दुनिया तुम क्या जानो। एक मित्र मिल गया था, उसी की पत्नी थी वह, समझी? वे आगे बोले, मेरी जासूसी करना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ रहने सहने, पहनने ओढ़ने के तौर तरीके सीख लेती तो पढ़ी लिखी महिलाओं के बीच खड़ी होने योग्य हो जाती। ये कहकर राजेश बाहर निकल गया। सुधा के स्वाभिमान पर गहरी चोट लगी थी। बेबसी के आंसू छलक रहे थे। आहत सी वह डिनर बनाने में लग गई। रात के 12 बज गए। पति का अता पता नहीं था, पर सुधा सब समझ रही थी। इतनी वो अनजान नहीं थी। उसे पता था दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। थोड़ी देर में राजेश आ गए। कपड़े बदले, तकिया उठाया और दूसरे बेडरूम में चले गए। सुधा रात भर अपने बेडरूम में लेटी सोचती रही। समय के साथ मैं ही न बदली, सब बदल कर उससे दूर हो गए। अब अपने को बदल के खुद को पति के मुकाबले का बनाऊंगी। पूरी रात सुधा ने रोते हुए काट दी थी। सवेरे उठ किचन में लग गई। राजेश बड़े बेमन से नाश्ता करके ऑफिस निकल गए। सुधा ने पति की अटैची खोली, कपड़े धोने के लिए निकालने लगी तो
राजेश के सूटकेस में एक साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट जो किसी का पहना हुआ था वो निकला। सुधा ने उठाकर उसे अपनी अलमारी में रख दिया। शाम को जब चाय पीकर राजेश टीवी देखने लगे तो सुधा वहीं आ गई। वह बोली, आपको जो दोस्त की पत्नी थी। सुधा बोली, आपके जो दोस्त की पत्नी वहाँ मिली थी वह अपनी साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट आपकी अटैची में डाल गई थी। यह कहकर सुधा ने तीनों कपड़े उसके हाथ में पकड़ा दिए। अब क्या था, राजेश थोड़ा शर्मिंदा हुआ पर ऊंची आवाज से सुधा को डांटने लगा। लेकिन जब बदले में सुधा ने खरी खोटी सुनाई तो स्वर बदल कर बोले, देखो सुधा, तुम मेरे योग्य नहीं थी, कभी नहीं थी, न भविष्य में हो सकती हो। सारी जिंदगी किचन में गुजार दी। अब मैं अपने अनुसार जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं कहता, जैसे पहले रहती थी रहती रहो, पर मुझे मेरे अनुसार जीने दो। यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ। सुधा बोली, लेकिन मैंने तो अपना सारा जीवन आपके परिवार के लिए कुर्बान कर दिया। इस पर राजेश बोला, यह करने को मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। गरिमा मेरी पुरानी मित्र है, उसने मेरे लिए अभी तक शादी नहीं की। वो और मैं बचपन में एक साथ पढ़े और बड़े हुए हैं। पिताजी ने मेरी मनसा जाने बिना न जाने क्यों तुमसे मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब मैं गरिमा के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनते ही सुधा के दिल में सैकड़ों तीर एक साथ घुस गए। बेहोशी सी आने लगी। किसी तरह लड़खड़ाती बिस्तर तक पहुंची और कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी। 2 दिनों के बाद रक्षाबंधन था। सभी उसके घर इकट्ठे होते थे रक्षाबंधन पर। देवरानी, देवर, ननद, वह बेताबी से रक्षाबंधन का इंतजार करने लगे। उसे पूरा भरोसा था सब उसी का साथ देंगे। उसी की सेवा और पूरे परिवार के लिए समर्पण किसी से छिपा नहीं था। बेटा अतुल भी आने वाला था। राजेश की प्रेम कहानी उसी दिन सुनाई जाएगी। रक्षाबंधन वाले दिन सवेरे उठकर सुधा ने खाना बनाया। देखते देखते सभी आ गए। राखी बांधकर बहन नेग के लिए सुधा की ओर देखने लगी, पर इस बार सुधा चुप बैठी थी। उसने देवरानी को भोजन परोसने के लिए कहा तो सब हैरान रह गए। सो मुनार से खाना खिलाने वाली सुधा को क्या हो गया। खाने के बाद सुधा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज सबके सामने अपनी एक समस्या बता रही हूँ। कृपया मुझे आज इसका कोई समाधान बताना। ये कहकर सुधा ने राजेश की सारी प्रेम कहानी आरंभ से अंत तक कह सुनाई। इस बीच न जाने
कब राजेश उठकर बाहर चले गए। कुछ देर कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर ननद बोली, भाभी आप शर्म करो, इस उम्र में मेरे देवता जैसे भाई पर लांछन लगाती हो। देवर ने भी कुछ ऐसा ही कहा और देवरानी तो मुस्कुरा रही थी, मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पा रही थी। सुधा ननद की बातें सुनकर हैरान थी। देवर बोला, भाभी मेरे राम जैसे भाई पर इल्जाम लगाते शर्म ना आई। अतुल सिर नीचा किए बैठा था, क्योंकि वो सब जानता था। अब सुधा का धैर्य जवाब दे गया। वह सोचने लगी, यह वो ही ननद है, वो ही देवर है और वो ही पति है जिनकी सेवा में मैंने खुद को भुला दिया, जिनके लिए मैंने अपनी पढ़ने लिखने और चित्रकारी करने को बलि चढ़ा दिया। मेरे अस्तित्व और स्वाभिमान पर इतना बड़ा आघात अपने गहने, कपड़े, सेवाएं देकर आज तक इनकी मांगे पूरी करती आई हूँ। सब बहाने से उठकर जाने लगे तो सुधा तिलमिला उठी, बोली, तो सुनिए, आज आपके राम जैसे भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आज मैंने भी उनसे तलाक लेकर अलग रहने का फैसला कर लिया। सुधा को उम्मीद थी कि सब मुझे मनाने आएंगे। अभी तक ये सोच ही रही थी कि राजेश की आवाज़ आई, आज सब राखी का नेग लेकर नहीं जाएंगे। देखते ही देखते राजेश ने 500 के नोट की गड्डी निकाली और अपनी बहन और साथ ही साथ अपने भाई की बहू के हाथ में थमा दी। नेग लेकर सब घर जाने की तैयारी करने लगे। सुधा मूर्ति की तरह बैठी थी। जाते जाते नंदे सुधा को गीता का ज्ञान देने लगी। भाभी बुजुर्ग हो चली हो, बेतुकी बातें बोलना छोड़ समझदार बनो। देवर भी कहाँ पीछे रहने वाला था। बोला, इस उम्र में तलाक लेकर पूरे खानदान का नाम रोशन करोगी क्या? और पत्नी का हाथ पकड़कर निकल दिया। अतुल भी खिंसा हो उठा। सबके जाते ही घर में मरघट सा सन्नाटा पसर गया। अतुल भी घर में आने वाले भयंकर तूफान के अंदेशे से बचने के लिए घर से बाहर निकल गया। भला कौन ऐसे पचड़ों में पड़ना चाहता है? सब अपना सुख देखते हैं। जो मैंने किया वो मेरी मर्जी थी। अब सुधा और राजेश दोनों ही सांप और नेवले की तरह एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। सुधा अपनी सेवाओं और घर के लिए की गई कुर्बानियों की दुहाई देती रही और राजेश पत्नी के रूप में नाकामियों के किस्से गिनाता रहा। राजेश ने आखिरकार सोचा, सुधा तलाक की गीदड़ भभकी दे रही है, कहाँ जाएगी? मायके में एक भाई भाभी रह गए, वे भी जायदाद बेचकर विदेश जा बसे हैं। पढ़ाई लिखाई में कुछ खास डिग्री नहीं,
न 46 की उम्र में कोई नौकरी के योग्य रह गई है। इसलिए सुधा से मुखातिर होकर वह बोला, जो जी आए कर लो, तुम्हारी योग्यता तो बस किचन तक ही है, यह तुम भी जानती हो। सुधा तिल मिलाकर बोली, मैं तुम्हें कुछ करके दिखाऊंगी, इस किचन से ही करके दिखाऊंगी। तुमने मेरे स्वाभिमान को ललकारा है और मेरी कुर्बानियों को नकारा है। अब क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ूंगी? गुजारा भत्ता भी लूंगी और मकान में आधा हिस्सा भी लूंगी। मेरा बेटा है, अपने दादा की जायदाद पर उसका भी हक है। ये सुनकर राजेश सन्न रह गया। पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया। सुधा सिर से पैर तक सुलग रही थी। उसने अपनी भतीजी को फोन कर बुला लिया। अंजू आ गई तो उससे सारी बातें कह सुनाई। अंजू बोली, अच्छी तरह सोच समझ लो बुआ, एक बार तलाक की अर्जी लग गई, फिर लौटने पर किरकिरी होगी। सुधा बोली, सब स्वार्थ से मेरे साथ जुड़े थे, स्वार्थ खत्म होते ही दूर हो गए। अब कुछ भी हो, तुम अर्जी लगा दो। अतुल घर आ गया था। यह सब जानकर बोला, माँ अकेले रह लोगी तुम? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपके साथ अन्याय हुआ है, पर मैं पापा को नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी मम्मी, मैंने एक लड़की पसंद कर रखी है जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। हाँ, आप चाहोगी तो आता जाता रहूँगा। अतुल की व्यवहारिकता देख सुधा हैरान रह गई। काश उसके पास भी ऐसी व्यवहारिक बुद्धि होती, वो भी सिर्फ अपना अपना सोचती तो आज पता नहीं कहाँ से कहाँ होती। तलाक की अर्जी पर राजेश ने साइन कर दिए। वे गरिमा के साथ सुखमय जीवन के सपने देखने लगे। पहली पेशी पर जज द्वारा कारण पूछने में दोनों ने खुलकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाला, एक दूसरे की कमियों का बखान किया। जज ने समझौते के लिए 6 महीने का समय रखा। सुधा को 40,000 रुपये गुजारे भत्ता और मकान का आधा हिस्सा रहने का अधिकार मिला। बाद में विधिवत म्यूचुअल तलाक हो गया। राजेश गरिमा के फ्लैट में शिफ्ट कर गया था। अब सुधा को अपने पराये की पहचान हो गई थी। सेवा भाव, परिवार के लिए तैयार, बलिदान की नाकामी का एहसास अच्छी तरह से हो गया था। सबसे बड़ी सीख सुधा को ये मिली कि इस जीवन में उसने अपने वजूद को, गुणों को, रूप रंग को दांव पर लगाया। जो फैसले लिए वे सब गलत थे। चाहे जितनी सेवा कर लो, परिवार के लिए कुर्बानी दे दो, पर अपने वजूद को दरकिनार न करो। अब वह अपनी बाकी जिंदगी को संवारने के लिए मेहनत करने लगी। उसे अंजू ने बताया था, बुआ आजकल टिफिन के खाने की बहुत डिमांड है और आपके हाथ में तो रस है। आपने अब तक अपनों के लिए किया, उन सब से आपको क्या मिला? अब आप इस काम को अपने लिए करो
ताकि आपको कुछ आमदनी हो सके। सुधा ने भी अंजू की बात पर सहमति जताई और अंजू ने बुआ का हाथ बटाने के लिए एक रास्ता खोजा कि मैं आपके टिफिन का प्रचार प्रसार करूंगी और कुछ ही समय में सुधा का खाना पूरे शहर में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। और तो और अब हर रोज सुधा का खाना राजेश के घर भी टिफिन में जाता था, पर ऐसे नहीं, उसका भी मोल राजेश को चुकाना पड़ता था। लेकिन समय का पहिया है, घूम कर वहीं आता है। एक दिन सुधा किसी ऑर्डर के लिए बड़े होटल में जा रही थी। उसकी कार लाल बत्ती पर रुक गई। कार की खिड़की से बाहर देखने पर सड़क पार किसी डॉक्टर के क्लिनिक से राजेश एक युवक का सहारा लिए निकल रहे थे। एकदम कमजोर हो चुके थे। आसपास गरिमा या कोई और नहीं था। तभी हरी बत्ती हो गई और गाड़ी आगे बढ़ गई। अब वो राजेश को कहना चाहती थी कि जिम्मेवारियों का बोझ इंसान को बूढ़ा कर देता है। मैंने उन जिम्मेवारियों से किनारा कर लिया। मैं फिर से जवान दिखने लगी और तुमने उस जिम्मेवारियों का बोझ अपने गले में डाल लिया, तो समय से पहले तुम बूढ़े हो गए। अतः समय रहते अपने आप को निखारें, सजाएं, संवारें और अपने लिए भी कुछ समय जरूर निकालें।